एक्सपेंशन, ये था आपका। इसको हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं, समझो इसको, इसको हम लोग क्या लिख के चलते हैं? अगर हम यहां पर बात करें डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू समझ रहे हैं आप, ठीक है? यहां पर क्या करेंगे आप, माइनस साइन होगा, माइनस साइन, और यहां पर हम लोग लेंगे पी इंटरनल, ठीक है ना, पी इंटरनल, क्योंकि इसको हम लोग के चलते हैं, और माइनस डीपी, ध्यान समझो, क्योंकि इसमें ये रिड्यूस करते हो तभी तो एक्सपेंशन होता है। इनटू क्या करोगे आप, डीबी करेंगे। क्लियर? अब देखो ये जो डीपी है ये बहुत कम मान के चला जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो पी इंटरनल है उसको आप पी लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या, माइनस पी डीबी हो गया। अब देखो अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन हो, आइडियल गैस हो, और उसके 1 मोल के लिए हम लोग लेके चले, यानी अगर हम यहां पर बात करें कि आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, पीबी इक्वल टू क्या लिखते हो आप, एनआरटी लिखते हो। तो अगर यहां पर बात किया जाए कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, एन आर टी बाई बी। तो आप देखो यहां से तुम्हें ये मिल गया, और ये इक्वेशन जो आपका है मान लीजिए 1 है, और ये हो गया 2, ठीक है? डेरिवेशन इसका थोड़ा सा कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो। तो यहां पर देखो क्या करोगे आप, अगर पी के स्थान पर इसको आप पुट कर दो यहां पर, यानी बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 कैन बी राइट एज, कैसे लिख सकते हो इसको, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे आप, एनआरटी एन आर टी एनआरटी बाई बी टू क्या, डीबी। डीबी। क्लियर? ये आपका इक्वेशन हो गया नंबर 3। अब आप इसी को क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लो, यानी इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन 3 बी गेट क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, आप जानते हो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे हम लोग, माइनस एन आर टी, इसको आर कांस्टेंट, टी क्या है कांस्टेंट, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और ये तुम्हारा हो जाएगा डीबी बाई क्या, बी। कहां से करेंगे आप, B1 टू B2। अब इसको जब करोगे तो ये डी डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपका डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू कौन सा, वही रिवर्सिबल, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी लॉन B2 बाई क्या, B1। क्या इसी क्वेश्चन की बात हम लोग किए थे, वहां डायरेक्ट लिखे थे। आप देखो एक तो आपका ये हो गया, अगर इसको आप लॉग बेस 10 पे लाना चाहते हो तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 पे B2 बाई B1। देखिए आ सर गया। इधर लिख दीजिए। हाँ जी, इधर नहीं दिख रहा सर है? नो सर, नहीं दिख रहा। अच्छा, इसको यहीं पर कर लो आप, ये जो लिखे हो, तो ये आपका डब्ल्यू रिवर्सिबल, इसको लाग के उसमें लाओगे तो माइनस 2.303 एन आर टी, और ये हो जाएगा log बेस 10 पे B2 बाई B1, ठीक है? और जब आपने वो देखा था W इरिवर्सिबल, तो उसमें मैंने सीधा लिखा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या है, डीबी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है? तो पी एक्सटर्नल आपका फिक्स था और डायरेक्ट आपने कर लिया। तो जब आपका रिवर्सिबल और इस प्रकार से पूछे तो ये डेरिवेशन इसका है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है आपको आ ही गया हो, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो कि इस तरह इंटीग्रेशन इसका किया जाए, इंटीग्रेशन डेरिवेशन होगी। अब इसके बाद आ जाओ अपने उस पर जहां पर हम लोग कल थे, इसको कॉपी कर लो जो करना चाहो।
अच्छा, इसी को एक चीज ये बताओ, अगर यहां पर ये आपका रियल गैस हो जाता, रियल गैस, तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन, आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े हो कुछ, आप खोजना फिजिक्स वगैरह में कि अगर वो रियल गैस हो तो उसके लिए क्या आना चाहिए, हाँ, आइडियल वन। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, हायर क्लास वगैरह हम लोग कराते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको। फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं उस पर, नहीं, उसका अलग ही तरीका है। अगर जरूरत जिसको होगी वो मुझसे कान में धीरे से पूछ लेगा, बता दूंगा, है? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, सब आइडियल से ही लेके चलते हैं लोग। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आज कल इस फार्मूले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन आपको सिखाया कि कैसे करेंगे आप। इसके बाद देखो, हमारी बात चल रही थी कि आज हम लोग सीखेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसको जनरली हम लोग सी से डिनोट करेंगे, सी से। और यहां पर देखो, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कैपेसिटी टू स्टोर हीट, सीधा सीधा। अगर आप सीधा सा इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो किसी भी सिस्टम की वो कैपेसिटी जिससे वो हीट को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। क्लियर? हीट को अपने अंदर स्टोर करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप डिफाइन तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये हो सकता है। अब उसके बाद अगर इसको आपको डिफाइन करना हो कि मैथमेटिकली कैसे इसको आप डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलेंगे, आप कह सकते हो कि हीट कैपेसिटी जो होती है जनरली, अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, हीट कैपेसिटी, तो आप सीधा सीधा बोलना कि जो चेंज है और उसके बाद में टेम्परेचर में जो चेंज है, यानी dq बाई dt, यही आपका क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। इसका मतलब सीधा सीधा देखो, अब इस फार्मूले से अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालना चाहूं तो आप ये बोलेंगे क्या कि हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जो भी आप मान के चल रहे हो, बाई 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से समझो, 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 1 यूनिट का मतलब आप 1 डिग्री कह सकते हो सेल्सियस में, 1 केल्विन कह सकते हो, क्योंकि बात वही आएगी, क्योंकि एक से चेंज करोगे जब तो आपका इस तरीके से होगा 1 यूनिट। तो यहां पर अगर केल्विन में लेके चल रहे हो आप तो ये इस तरह हो जाएगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? यही आपकी होगी हीट कैपेसिटी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब यह हुआ कि आप कह सकते हो कि जो हीट किसी सिस्टम में देंगे आप, जो हीट किसी सिस्टम में देंगे, वो आपका सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर की। क्योंकि आप ये बोलते हो कि हीट अगर सप्लाई करोगे सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर क्या था, हमने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था, क्या होता है कि ये आपका जो है हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है, एक पैरामीटर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि एक पॉइंट आप यहां ये भी लगा सकते हो कि जो dq है आपका, मान लो स्मॉल हीट अमाउंट हमने दिया, तो dq जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, dt के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही खत्म करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया गया, सी dt लगा दिया। अब अगर यहां से आपको निकालना हो कि सी क्या होगा, तो क्या यही फार्मूला हमारा आएगा, देखो कहां पे ये आ गया। इसका मतलब किसी भी सिस्टम को जो अमाउंट आपने हीट दिया ये चेंज करने के लिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये एक सिस्टम है आपका, सपोज करो इसमें कोई सा भी कंटेंट था, हमने क्या किया,
कि इसको 200 जूल हीट का क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, और मैंने ये देखा कि इसका जो टेम्परेचर था वो चेंज हो गया। कितना हुआ, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से ये आपका चेंज होके क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने इस सिस्टम को 200 जूल हीट का जो है अमाउंट इसमें इनपुट किया, तो उस समय इसका जो टेम्परेचर था वो 20 से बढ़ के कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब चेंज तुमने कितने का किया है, 10 यूनिट का, 10 यूनिट का। और कितने एनर्जी दिया, हीट कितना था, 200। तो अगर इस केस में अगर ये छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाए तो क्या यहां हीट कैपेसिटी निकल सकती है इस सिस्टम की? आप यहां कह सकते हो कि यस निकल सकता है। यानी इसके लिए अगर सी निकालेंगे हम लोग तो आपने इतना दिया है, यानी कितना, 200, और ये जूल हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया, 10, ये क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस में। आपने इसको क्या कर दिया, तो आपकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 20 जूल पर, ये मिल गई आपको। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से आपने सीधा सीधा समझ लिया कि मोटे मोटे तौर पर अगर सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि इतना दिया इतना बढ़ गया, आपकी कैपेसिटी ये आ जाएगी। क्लियर? अब इसी को हम जब फिजिक्स में चलते हैं, आपसे पूछा जाए कि हीट कैपेसिटी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव? तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या होगी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। इसका मतलब यह है कि आप यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि हीट कैपेसिटी जो होती है इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। यानी ये आपका डिविजिबल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब यहीं पर टर्म स्पेसिफिक आ जाएगा, इसका मतलब यहां हम फिक्स कर दें, इसके अंदर जो कंटेंट है इसको हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। अभी हमने फिक्स किया ही नहीं। जब हम फिक्स कर देंगे तो आप ध्यान रखना कि दो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है, जैसे दो एक्सटेंसिव कोई क्वांटिटी है और तीसरी कोई मिल रहा हो, इन दोनों के रेशियो से, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। बात समझ में आई? इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन हो रही हो और वो किसी दो, इसमें भारती में हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके डेफिनेशन में क्या आ रहा हो कि वो किसी दो का रेशियो बन रहा हो और वो दोनों क्वांटिटी आपकी क्या हो, एक्सटेंसिव हो, तो जो तीसरी आप निकाल रहे हो वो इंटेंसिव हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप देखो हीट कैपेसिटी आपने क्या बोल दिया कि साहब ये तो आपका ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। एक्सटेंसिव क्यों? क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितना हीट कोई एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर कितना भरा गया है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप कितनी रोटी खाओगे और हमारे से बात किया जाए कि आप कितनी रोटी खाओगे, दोनों ह्यूमन है, तो हम कह देंगे कि हम क्या खाएंगे, हम 1 रोटी खाएंगे। आप कितना खाओगे, आप 10। तो अगर बाहर वाला कह दे कि दोनों की रोटी खाने की कैपेसिटी सेम है तो आप चिल्ला नहीं जाओगे, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं कि भैया जिसकी बात कर रहे हैं उसमें सिस्टम में कंटेंट क्या है। ठीक है, हम दुबले पतले 1 रोटी वाले हैं और आप क्या हैं, आप हैवी हैं, तो आप ज्यादा रोटी वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी के टाइप पर। अगर हम हीट कैपेसिटी को बात करें कि जो सी है उसका कितना टाइप हो सकता है, तो हम यहां पर बात करते हैं क्या, सी के टाइप। पहला क्या हो जाएगा, आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? इसको जो है फिजिक्स में आप एस से डिनोट करते होंगे या जो भी डिनोट करते होंगे। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है,
आप सीधा सीधा लिख देना हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। बस देखो यही चीज है, इसको हमने क्या कर दिया, पर यूनिट मास। यानी हमने यहां पर किया कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास जब डिफाइन करोगे तो इसको हम लोग यस से लेते हैं फिजिक्स में, कोई भी मान लो आप, तो इसको सी बाई क्या कर दिया जाए, एम कर दिया जाए, तो सी बाई एम हो गया आपका। और सी में क्या क्या इन्वॉल्व होता था याद करो, तो एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, सी की वैल्यू क्या आती थी याद करो, dq/dt। क्या ये आ गया आपका, इसका मतलब यहां से क्या मिल गया तुमको, डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके एम डी टी। क्लियर। और अब यहां से आप लिख सकते हो डी क्यू इक्वल्स टू एस एम डी टी। अब बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव, क्योंकि आपने पर यूनिट मास लगा दिया। अब पर यूनिट मास लगा दिया तो अब यहां पर मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि ये आपकी क्या हो गई, इंटेंसिव हो गई। जहां पर लग जाए समझ जाइए क्या है वो आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। क्योंकि आपका ये क्या था, सी एक्सटेंसिव, मास क्या था एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो ये बन रहा है तो क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है। अगर यूनिट की बात किया जाए इसकी, बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए। इसकी जूल, मास ग्राम में ले सकते हो, यानी ये हो गया जूल इनटू क्या करेंगे आप, ग्राम, ये हो गया इनटू क्या करेंगे आप, केल्विन या जो भी करो आप, ये देखिए। ठीक है। तो यूनिट वगैरह से भी पहचान लेते हैं हम लोग कि यूनिट क्या है, तो उससे हम देख लेंगे कि वो स्पेसिफिक की बात कर रहा है या कुछ और कर रहा है। क्लियर। अब इसके बाद देखो अगले पर हम लोग चलते हैं। क्या हमने कहा, नंबर 2 बिल्कुल इजी है। आपने लिखा कि अब क्या करेंगे सर, तो मैंने कहा अब आप कर सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सा, क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम पर मोल, सीधा सीधा पर मोल लग गया। अब देखो इसको कैसे दिखाएंगे आप, इसका मतलब अब इसका जो सिंबल होगा उसको आप लिख सकते हो सीएम, चीफ मिनिस्टर। देखो चीफ मिनिस्टर कैसे किया जाए, ये आपका हो गया सीएम, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, सी बाई एन। क्लियर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आप देखो सीएम को और कैसे लिख सकते हो, सी अभी आपने कहा dq बाई dt होता है, तो n क्या हो गया, dt हो गया। अच्छा n बताओ क्या होता है, n ये मास अपान फार्मूला मास। इसका मतलब अगर इसके स्थान पे मास अपान फार्मूला मास करोगे, फार्मूला मास कहां ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट मोल ना निकाल के इसी में निकालना चाहो तो सीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी क्यू इंटू बोलो क्या लिखे आप, फॉर्मूला मास। फार्मूला मास, और अपान क्या लिखोगे आप, मास इंटू क्या, एनडीटी। dt। यानी आपने ये कहा। अब जरा ध्यान से देखो आप, क्या ये चीज आपको मिल रहा है कहीं पे, कहां मिला है अभी, इसका मतलब सीएम अगर तुम्हें निकालना हो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हो, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन हो, इनटू फॉर्मूला मास। तो इनटू क्या कर दो आप, एफएम। देखिए फार्मूले का इंटरप्रिटेशन कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास हो गया ना आपका, और क्या, पर यूनिट मास का मतलब क्या हो गया, एम से डिवीजन कर दोगे तो पर यूनिट ही आ जाएगा यार।
क्या पढ़ते हो भाई, यानी शुद्ध बायोलॉजी वाला लगा देते हो ब्रेन। कुछ तो मैथमेटिक्स के साथ इंसाफ करो। सर ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए? याद करने की कोई जरूरत नहीं उत्पल, बस खाली dq/dt याद रखो, और उससे जो पूछा जाए उसकी एक एक लाइन की डिफिनीशन है, पर मोल, पर यूनिट मास, फटाफट निकाल दो। समझ ये गए। क्या करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं इनको। इसलिए देखो एक लाइन में केवल मैं डिफाइन कर रहा हूं। देखो मेरे से अच्छा ब्रह्मांड में कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं सकता है, इसको आप जितनी जल्दी मानना हो मान लो। और वैसे इस पृथ्वी पर केमिस्ट्री में मेरे से अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता सर हम पूरी केमिस्ट्री मानते हैं, है। पूरी केमिस्ट्री मानते हैं, आपसे अच्छा नहीं पढ़ा था। हाँ देखो, उत्पल कह रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा, क्या बात है। इसीलिए कभी कभी मुझे रात में नींद नहीं आती है। इसलिए नहीं आती, मैं सोचता रहता हूँ कि वास्तव में मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ क्या है। अपनी तारीफ करता हूं ना तो उस रात सो नहीं पाता हूं, और सोचता हूं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया गया। मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया भाई लोगों ने, पता नहीं क्या पढ़ाते थे। इतना बड़ा डायग्राम बना दे, इतनी चीजें बना दे, हम तो एक लाइन लिखते हैं खाली बस, कि इसका मतलब यही होता है, इसी से चलेंगे हम, इसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है कुछ। और कार्बन के बाद यल लगा के क्लोरीन बना देते थे भाई लोग, हैं, कार्बन और यल कुछ होता ही नहीं था। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आगे इसकी। देखिए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर के प्रकार कितने हैं। तो एक आपके चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरे अपने शर्मा जी हैं, और एक अपने केशव भाई हैं। तो वहां तो हम 3 प्रकार के चीफ मिनिस्टर देखते हैं, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में चीफ मिनिस्टर 2 ही प्रकार का देखेंगे। हमने भाई 3 नहीं करेंगे, हमने कहा 2 ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो अपना होता है, हमने कहा भाई देख कि एक तो तुम हो जाओ क्या सीपी, और एक हो जाओ क्या सीबी। तो आपने कहा साहब ये क्या है, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको सीधा सीधा बोलना है कि ये आपका मोलर हीट, क्योंकि ये ना भूलिए क्योंकि सीएम है ये, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान समझिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है सिस्टम का और उस समय आप पर मोल मोलर हीट कैपेसिटी उसकी निकाल रहे हो, तो समझ लेना कि वो सीपी हो गया। तो क्या मैं इसका फार्मूला लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा एक तो आप लिखते थे dq, और यहां पर लिखते थे आप ndt लिखते थे, हमने कहा लिखते थे। अब यहां पर हमने क्या कहा, कांस्टेंट करना है कोई चीज, तो इसके बगल में तो p लगाए हैं। तो अगर ये आपका सीएम है और यहां पर मैं p लगा दूं, तो क्या आपका ये सीपी नहीं हो जाएगा? बोलो, सीपी हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एन सीपी क्या dt, एन सीपी dt। क्लियर? अब क्या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एन सीपी इंटू T2 माइनस T1। और ये चीज आप देखो, ये चीज जो हीट चेंज है या जो एक्सचेंज है हीट का, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग लेके चलते हैं तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी। और यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से। तो क्या मैं अब इस फार्मूले को दूसरे तरह से भी लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं इस फार्मूले को पूरा का पूरा? आप देखो, मैंने कहा DH
इक्वल्स टू NCP T2 माइनस, ये मिल गया। अब अगर इसको आप कहते हो NCP T2 माइनस T1 के टर्म लिए हो तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच। देखिए डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी। बिना अभी इंथैल्पी पढ़ाए हम इंथैल्पी पे आ गए। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि हीट चेंज अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आप कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि सिस्टम के अंदर हमने कहा कांस्टेंट प्रेशर है और उसके अंदर अब हम हीट को इनपुट करते हैं, तो जो भी हीट का चेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर किया जा रहा है और उसे उस समय हम उस सिस्टम की इंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि जो सीपी का टर्म था वो हमारा यहां पर इन्वॉल्व हो गया और इसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। ये क्या है? इसे आप बोलते हो किरचॉफ्स इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि सीपी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। बात समझिएगा, सीपी क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है और सीबी भी जब हम डिफाइन करेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे टेम्परेचर पे। यानी हमने सीबी फिक्स कर दिया भाई कि पर यूनिट ये इतना इतना हो रहा है, तो सीबी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे इंटीग्रेशन वगैरह में कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि आप सीपी को भी डिफाइन करने लगो, सीबी भी निकालने लगो। मैं जहां पर बता रहा हूं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आपको बस इतना ध्यान रखना है, बस टेम्परेचर वेरी कर रहा है। यहां पर हमने कहा किसी की जब पर यूनिट मोल या पर यूनिट मास आपने बोल दिया तो उसकी क्षमता फिक्स हो गई ना कि इतना आपका इतना ही ले पाएगा। अरे सीपी और सीबी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। अरे पागल, जब अभी मोलर हीट कैपेसिटी लिखा चुका हूं कि आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप कहां भटक रहे हो? वहां पर इस पर भटक रहे हो। इतना मारूंगा कि समझ में आएगा फिर तुम लोगों को। ये तो इंटेंसिव ही है। अब इसके बाद चलो, अभी बात आई इसकी कि साहब ये कैसे डिफाइन किया जाए। हमने कहा इसको भी तुम अपने आप ही डिफाइन कर सकते हो, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इसको कैसे डिफाइन करोगे जरा देखो। जैसे आप कह रहे थे इसकी डेफिनेशन लिखा जाए, इसको उतार लीजिए फटाफट। किरचॉफ्स इक्वेशन है, इसको थर्मोकेमिस्ट्री में भी हम लोग यूज करेंगे। ये डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी T2 माइनस T1 यानी एनसीपी डेल्टा टी। एनसीईआरटी में आपको इसे मेजर करने का तरीका भी दिखाया गया प्रयोगों के द्वारा कि उसमें एनर्जी इनपुट किए तो क्या किए, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसका कोई खास मतलब नहीं है। हमने सारी चीजें यहां पर बता दी आपको। आगे चला जाए। आप देखो, मैं इसकी आपके ही माध्यम से मैं इसकी डेफिनेशन निकलवाना चाहता हूं। देखो, हमने कहा भाई नंबर 2 पे आपने लिखा था सीबी, तो आपने कहा क्या, यानी सीएम के दूसरे प्रकार की बात किया सीबी। तो हमने कहा कि यहां पर डेफिनेशन में आओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट क्या कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या किया जाए, देखो अपने आप डेफिनेशन निकल के आ रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? यानी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आपने कहा साहब चलो ठीक है, आपने जो बताया है उससे इसकी जो वो होगी वो कैसे लिखा जाए। तो हमने कहा लिख लो आप, सीबी इक्वल टू क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी अभी आपने लिखा है, क्या लिखा था, dq बाई एन डी टी। क्या यही लिखे हैं आप? और यहां पर क्या लगा दीजिए, क्योंकि इसके बगल में ये लगाया है तो यहां पर ये लगा दीजिए, ये बन गया। इसका मतलब अब मैं क्या dq इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल जी, हाँ जी सर लिख सकते हैं आप। फिर मैंने कहा यहां क्या बदलोगे? आपने कहा साहब बी कर देंगे। फिर आपने कहा कि यहां क्या करेंगे? हमने कहा बी कर देंगे। कोई टेंशन नहीं। आप देखो ये चीज क्या है, आपका अगर किसी सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, dq यानी हीट अमाउंट क्या एक्सचेंज हो रहा है, अगर उसका मेजरमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हो तो वो आपका क्या दिखाता है, इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी चेंज को।
यानी क्या दिखाएगा ये du। और अगर इसको आप इस तरह लिखोगे तो यहां पर डेल्टा यू करके आप क्या लिख सकते हो, अगेन ये किरचॉफ इक्वेशन है। देखिए कितना बढ़िया, फटाफट कुछ कर रहे हैं, डेफिनेशन से ही अपने डेरिवेशन निकलते हुए चले गए फटाफट। और अगर मोल फिक्स कर दिया जाए, 1 मोल कर दिया जाए, तो यहां से n गायब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीज मिल जाती है कि आप सीपी और सीबी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगी मैथमेटिकली। सर सीपी और सीवी की रेशियो एटॉमिसिटी कहते हैं। हाँ जी, सर सीपी और सीवी की रेशियो को क्या कहते हैं? हाँ सीपी बाई सीबी करोगे तभी आगे पढ़ाऊंगा, वो होता है मामा। मामा एटॉमिसिटी जानते हो, तो। मामा मीन्स गामा। हाँ ठीक है, सर एटॉमिसिटी तो। हाँ सीपी बाई सीबी इक्वल्स टू गामा। गामा वाला का टर्म अभी आएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल, यानी मामा। आइए चलते हैं हम लोग। देखिए आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन से आप जा सकते हो। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी सिस्टम उसके अंदर जो कंटेंट है, बातें नहीं, कोई भी सिस्टम उसके अंदर जो कंटेंट है वो बाहर से हीट एनर्जी को या एनर्जी को अपने अंदर कैसे कैसे टेकअप करता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो वहां पर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यानी डीएफ, नॉट बीएफ। डीएफ है भाई, बीएफ मत समझिएगा, डीएफ। बी भी ऐसे लिखा था ना, बस क्या कर दिया जाए, इसका पेट फाड़ दिया जाए, डी का क्या हो जाएगा। कितना बढ़िया चीज आ गया ना। हाँ देखो, हमने कहा इसका पेट जो फड़ा है उसको सही कर दो। अब ये हो गया डीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, यानी इंडिपेंडेंट, हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के तरफ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच आ मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स पे आ गए, इन अ सिस्टम गेन एनर्जी। बस, यानी ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ऐसे कितने इंडिपेंडेंट तरीके हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर एनर्जी को गेन करा सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, और मॉलिक्यूल्स होगा या एटम होगा। मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम कर सकते हो आप, हो सकता है वो मोनोएटॉमिक सिस्टम हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन यही है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर? यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइप्स की, जब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएफ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइप क्या होंगे हमारे यहां पर, तो हम लोग बोलेंगे क्या, पहला हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशनल डीएफ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा हम लोग देखते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा हम लोग देखते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन थर्मोडायनेमिक्स अपने लिए यही दोनों सिग्निफिकेंट है, और इन्हीं दोनों को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फॉर
थर्मोडायनामिक डिस्कशन, ये अपने लिए क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। अब जरा एक चीज आपसे, एक क्वेश्चन यहां पर मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी क्या शून्य हो सकती है, कभी सर भी जीरो नॉर्मल हो सकती है? नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। नॉर्मल नहीं। टेम्परेचर पर। हाँ सर, नॉर्मल उस पे होती है। देखिए अब आप समझिएगा, जैसे अभी तक जो आप पढ़े हो वो आपका कंसेप्ट लो लेवल का है, आप समझिएगा, ये आपका कंसेप्ट लो लेवल का है। कोई एब्सोलूट जीरो पर भी, एब्सोलूट जीरो पर भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका शून्य नहीं हो सकता है। यानी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, एब्सोलूट पे चले जाओ उसके बाद भी। और ऐसे में उस मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल एनर्जी हम लोग देखते हैं ईबी, वो हमारा एक फार्मूले से निकलता है बी प्लस 1/2 और इंटू एच सी ओमेगा ई। एच जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है, लाइट की वो, और ओमेगा ई इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी होती है, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। और यहां पर अगर आप v को जीरो कर दो, v क्या है, v को बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर किसी भी सिस्टम के एनर्जी लेवल को इंडिकेट करने की बात करता है। जहां भी क्वांटम नंबर की बात आए, जैसे आप एटम में क्वांटम नंबर पढ़ते हो, क्या एटम का क्वांटम नंबर हम लोग जीरो मान के चलते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें क्वांटम क्वांटम नंबर, तो यहां पर v जो है, ऐसे समझो कि उस मॉलिक्यूल का या उस सिस्टम का वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर आप जीरो भी करो, जैसे हमने कहा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आप जीरो भी कर दो, तब भी उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी निश्चित तौर पर रहेगी, और वो कितनी होगी, हाफ एच सी ओमेगा ई। ये आपका कंसेप्ट आपके लेवल से बहुत ऊपर है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानो कि अगर तुम्हारे से पूछ लिया जाए कि क्या एब्सोल्यूट जीरो पर वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल में शून्य हो सकती है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर जीरो भी रखते हैं आप, तो भी आपके पास हाफ एच सी ओमेगा ई मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नहीं आप बस तड़ से बोल दो कि आपके टीचर ने आपको रटा दिया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या एब्सोल्यूट जीरो पर जाने के बाद खत्म, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर करते हैं तो गलत आंसर होगा। लेकिन तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आपके 10+2 लेवल पर आप यही ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे चलें। आप देखो यहां पर इनको 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 हम डिफाइन करें, उसके पहले मैंने बोल दिया है कि केवल दो पर ध्यान देंगे, बाकी और किसी पर ध्यान नहीं देना है हमको। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई सा भी केमिकल स्पेसीज आपको दे दिया जाए, कोई सी केमिकल स्पेसीज दे दिया जाए, देखो इफ अ केमिकल species is given, then we can easily calculate the total df as, क्या करेंगे, जहां भी आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आएगी, उसको 3 × n कर देना। 3 × n, n क्या है, नंबर ऑफ एटम, n क्या है, नंबर ऑफ एटम उसमें। क्लियर, यानी n आपका नंबर ऑफ एटम है। जैसे देखो अगर तुम्हारे से पूछा जाए
कि आप कह दिया जाए कि कैलकुलेट टोटल डीएफ फॉर, अभी यहां पर डिफरेंशिएट नहीं किया गया। इसने कहा नंबर 1 हीलियम के लिए, नंबर 2 नियॉन के लिए, नंबर 2 आपके लिए कह दिया गया H2O के लिए, आपको नंबर 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए कह दिया गया, आपके लिए कह दिया गया किसके लिए, H2O के लिए, आपके लिए कह दिया गया HC डबल बॉन्ड OH के लिए। आप देखो, आप क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सिंपल सा फार्मूला मैंने बोला कि कहीं कुछ नहीं करना है। इसका आंसर आप फटाफट अपने आप में कॉपी में लिख लो। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, देखो पहले का आंसर क्या होगा 3। क्यों, मोनोएटॉमिक। इसमें क्या बोलोगे 3, इसमें बोलो 2 और 1 3, 9 आंसर आया। इसमें बोलो कितना आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2 2 4, 12 हो गया। इसमें बोलो, ये 2 बार लिख दिया। इसमें बोलिए 1 2 3 4, 12। कोई दिक्कत? तो कितना आसान है बताइए, कंसेप्ट आसान है। यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल को देख करके बता दीजिए कि वो आपका मोनोएटॉमिक कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वो डायएटॉमिक तो नहीं है, कहीं कुछ तो ऐसा तो नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर निकालते हैं। और टोटल ये कंसेप्ट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, अभी ये हम लोग क्लासिकल और क्वांटम का थोड़ा सा मिक्सअप देख रहे हैं। अभी क्लासिकल पे चल रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पर, ठीक है। और आपको जितने भी कंसेप्ट सिखाए जाएंगे वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स वाले होंगे। और जहां पर एटम आने लगता है उसमें हम थोड़ा बहुत क्वांटम को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एटम आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। एटम मॉलिक्यूल आप देख पाओगे क्या, माइक्रोस्कोपिक है। और हमने कहा ये भरे गए हैं सिस्टम के अंदर, इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई, पहले मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स के रूल या थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होती है, कहां नहीं अप्लाई होती है, माइक्रोस्कोपिक पर। और हम उठा करके इनको उसी पर ठोक रहे हैं। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटम को मर्ज करना पड़ेगा। अगर हम क्वांटम के कॉन्सेप्ट को यहां पर लेके नहीं आते हैं, जैसे H मैंने लगाया, H अभी लगाया था, H सीधा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्वांटम आ गया आपका। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब ये तो आपने कह दिया, क्या आप अलग अलग भी बता सकते हो कि जो टोटल आया है उसको तो हम निकालेंगे, क्या आप उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब यह होता है ट्रांसलेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए कोई भी स्पीशीज स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंटली उसका सेंटर ऑफ मास एक्स पर भी मूव कर सकता है, वाई पर भी और जेड पर भी। इसका मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो, सबका क्या होगा, सबका कितना होगा 3, क्योंकि वो तीनों कोऑर्डिनेट पर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। और बाय मींस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन दिस कैन एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर, वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो आप हमेशा देखो, अगर यहां पर हम लोग कह दें कि ट्रांसलेशनल डीएफ की हम लोग बात करेंगे अगर, तो यहां पर हमेशा लिख लेंगे क्या, ऑलवेज फ्री फॉर मोनोएटॉमिक ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल स्पेसीज, चाहे वो आपकी हो मोनो, चाहे हो डाई, चाहे हो ट्राई या हो पॉली, कोई सा भी हो, वो आपका, जैसे मान लिया जाए कि ये आपने ऐसे दिखाया, आपने कहा साहब ये एक्स है, ये तुम्हारा वाई है और ये तुम्हारा क्या है, जेड है। क्या कोई सा भी केमिकल स्पीशीज, चाहे मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो, वो इंडिपेंडेंटली एक्स पर मूव कर सकता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, इस कोऑर्डिनेट पर आ जा सकता है। आपने कहा इस पर जब आ जा रहा है तो क्या ये आपका विरोध तो नहीं कर रहा है? कहीं साहब नहीं, आप इधर भी आ जा सकते हो, आप इधर भी आ जा सकते हो। तो चाहे मोनो हो, डाई हो, पॉली हो, कुछ भी हो,
उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या आएगी? 3 आएगी। क्लियर? इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3n। उसमें से 3 तो आपने निकाल दिया किसके लिए? तो अब जो बची है वो किस में जाएगी? रोटेशनल में जाएगी। और किस में जाएगी? बस इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट जो बचेगी अब वो हमारी क्या हो जाएगी? वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल पे जाएगी। तो मैंने ये कहा कि अगर ये चीज आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी किसी के लिए, तो अब हम दूसरे की बात करते हैं। हमने कहा रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वहां पर उसमें एक्सिस लगाना है, उसी पे घुमाना है आपको। तो जैसे अगर कह दिया जाए कि यहां पर बात करेंगे, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि वो मोनो एटॉमिक है या आपका डाई एटॉमिक है या आपका पॉली एटॉमिक है, क्योंकि 3 केस यहां पर देखेंगे हम लोग। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम लोग बात करेंगे तो हमने कहा भैया ये बताओ कि मोनो एटॉमिक के लिए क्या करोगे आप? मोनो एटॉमिक मतलब जैसे कि आपका क्या है? हीलियम है, नियॉन है, ये सारी चीजें, ये आपके क्या है? मोनो एटॉमिक है। अब मैंने कहा कि चलो इनको घुमा के देखते हैं एक्सिस वगैरह लगा करके। हमने कहा कि सपोज दैट कि ये आपका यहां पर है, ये है मोनो एटॉमिक, और इसमें अब आप रोटेशन कराओ कोई एक्सिस बना करके, क्या आप करा सकते हो? जैसे ये आपका यहां पर है, तो क्या इसमें रोटेशन हो सकता है? जब एक्सिस इसी के अंदर लगा दोगे तो घूमेगा कहां से ये? अब अगर घूम नहीं पाएगा तो क्या करेगा? सिर्फ स्पिन कर सकता है। इसका मतलब रोटेशन नहीं है, क्योंकि रोटेशन किसी एक्सिस के अराउंड माना जाता है और वो एक्सिस इसी के अंदर घुस गया। तो इसका मतलब यहां पर मोनो एटॉमिक के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या आएगी? 0। यानी आप कह सकते हो कैन नॉट रोटेट्स अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए आपका क्या हो गया? कुछ सोचना ही नहीं। मोनो एटॉमिक के लिए ये शून्य हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस पर? हमने कहा साहब ऐसा कर लेते हैं, अब हम लोग डाई एटॉमिक की बात कर ले। कोई डाई एटॉमिक बताओ जो डाई एटॉमिक सिस्टम हो। डाई एटॉमिक कौन सा हो गया? जैसे H2 आपका O2 हो गया। ठीक है, तो अगर डाई एटॉमिक के लिए बात करोगे तो क्या हम इस तरह उसको रख के सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? देखो, देखिए डाई एटॉमिक की अगर हम लोग बात कर लें तो डाई एटॉमिक का केस ऐसे ले सकते हो आप। हमने कहा इसका आप एग्जाम्पल ले लो। पहले एग्जाम्पल में आप लिख दिया आपने क्या कि H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, इस तरह से। हमने कहा चलो इसका रोटेशन देखते बना करके, तो हमने कहा चलो फिक्स करो इसको। हमने कहा कि एक एटम यहां है और दूसरा इसी पर आपका ये है। क्लियर? ये है। हमने इसे किसके अलोंग माना है? किसके अलोंग माना है? एक्स की। फ्री कौन कौन सा है बोलो? वाई जेड। आपका जेड फ्री है। और कौन सा है? आपका वाई फ्री है। अगर मैं वाई के अलोंग ये एक्सिस मान लूं तो क्या इसके अराउंड ये वाला पूरा का पूरा ऐसे घूम सकता है? देखो, यस घूम सकता है। अगर मैं ये वाली एक्सिस मान लूं तो क्या ये इसके अलोंग भी घूम सकता है? यानी ये आपका ऐसे ऐसे घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। इसका मतलब 2 उस पर आ गया। तो अगर वो डाई एटॉमिक है तो उसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आने जा रही है? वो आपकी 2 आने जा रही है। इसका मतलब आपने कहा कि डाई एटॉमिक के लिए तो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डीएफ जो होगा, वो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, 3 नहीं, 2। क्यों? क्योंकि किसी एक कोऑर्डिनेट को तो आप एक्सिस बना के चलोगे। अब अगर आप ये कहते कि साहब यहां लगा दिया जाए सेंटर ऑफ मास पर उसके, क्योंकि डाई एटॉमिक का होगा सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा? इस पर लगा दिया जाए तो दोनों घूमने लगेंगे। और तब आपका जो है इसी पर ये एक
हाइपोथेटिकल जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा उस पर आ गया। तो किसी एटम से तो पास किया नहीं एक्सिस हो, बोलो, और मुझे पास किससे करना है? एटम से पास करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं भाई लोग दिमाग लगा लें इसमें कि साहब जो झूला झूलते हैं हम लोग तो बिचों में ऐसे गाड़ देते हैं, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। अभी हमने किसकी बात किया है? किसकी बात किया है? कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं? रोटेशनल की, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन की? किसकी बात किया है? ढंग से सोचो, नहीं जबड़ा तोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, आपका डाइएटॉमिक हो गया। अभी हम बात करते हैं किसकी? पॉलीएटॉमिक के लिए, कि पॉलीएटॉमिक क्या होगा अगर दो से ज्यादा एटम आ जाए उसमें। तो पॉलीएटॉमिक के केस में हम लोग किस पर आएंगे? पॉलीएटॉमिक केस में हम लोग देखेंगे कि वो आपका लीनियर है या आपका नॉन लीनियर है। वो लीनियर है या आपका नॉन लीनियर है। अगर नॉन लीनियर है तो आपका वो, इसका एग्जांपल बढ़िया सा बन जाएगा H2O, जहां पर बेंडिंग वगैरह थोड़ी सी बन रही हो। और अगर लीनियर है तो ये आपका हो जाएगा CO2, सबसे बढ़िया समझने के लिए। अब अगर CO2 की बात करते हैं तो क्या वो डाइएटॉमिक जैसा होता? अगर CO2 की बात किया जाए तो क्या ये डाइएटॉमिक जैसा होगा? कैसे? आपने कहा यही तो बन रहा है, देखो ये बॉन्ड एक्सिस मान लिया, इधर भी डबल बॉन्ड होगा ये। अब आपने क्या बोला कि चलो साहब इसको रोटेट कराना है, तो हमने कहा क्या होगा? एक्स के एलांग तो नहीं होगा। किसके किसके एलांग हो सकता है? वाई और जेड के लिए। तो आराम से आपने कहा कि ये ऐसे कर सकते हो या इस तरीके से आप दिखा लो, और इस पर क्या हो जाएगा? ऐसे हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए अभी भी लीनियर के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारी बनने जा रही है वो कितनी बनने जा रही है? 2 बनने जा रही है। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब हमें किसको देखना है? अभी हमें नॉन लीनियर पे आना है। इसको बनाते भी चलेगा, नहीं छूट जाए आपका। नॉन लीनियर का मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? तीनों कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए? तीनों कोऑर्डिनेट पर रोटेशन हो सकता है। इसका मतलब जब पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होगा तो वहां बिना कुछ सोचे हुए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर पॉलीएटॉमिक लीनियर है तो वो बिल्कुल डाइएटॉमिक जैसा होगा, और वहां पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? हमेशा। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो इसका मतलब इसके लिए भी हम लोग बना लें। आप देखो इसके लिए ऐसे तुम कर सकते हो। हमने कहा भाई देखो ये ऐसे हैं, ये ले लो। क्लियर? आप क्या कर सकते हो? आप एक्सिस इधर भी मान सकते हो, वाई को भी। एक्सिस आप इसको भी मान सकते हो, ऐसे गाड़ दो। एक्सिस आप इसको मान सकते हो जो अगला है, क्योंकि ये इस पर है नहीं, तो यहां पर जेड को भी मान सकते हैं आप। यानी आप चाहे जेड पे ले लो, चाहे वाई पर ले लो, चाहे एक्स पे ले लो, किसी के एलांग भी एक्सिस बनाओगे तो अगला क्या होगा? वो रोटेट करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये बीच में है और हमने एक्सिस इधर से माना है। तो तीनों पर आपका क्या हो सकता है? वो रोटेशन कर सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसके लिए जब भी पॉलीएटॉमिक आएगी तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या बनाना कि जो RDF होगा वो 3 ही होगा। क्या अब हम लोग वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं, जिसे कि मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमने कहा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम निकाल के बताओ। देखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने क्या क्या निकाल लिया? टोटल निकाल लिया। आपने क्या निकाल लिया? ट्रांसलेशनल निकाल लिया। आपने और क्या निकाला? रोटेशनल निकाला, यानी 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसके लिए ये फार्मूला सही होगा? किसके लिए फार्मूला सही होगा? ये लीनियर, पॉली और डाइएटॉमिक। क्या मोनो के लिए सही होगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि मोनो में ये होता ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद चलो
अगर यही आपको यूज करना हो किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, 3n टोटल होता है उसका, -3, इसको हटाएंगे, उसके बाद रोटेशनल भी हटाओ, क्या हटा देंगे, 3। इसका मतलब ये आपका हो गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3n - 6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कौन सी आफत है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछी नहीं जाएगी, अगर पूछी जाती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई आफत नहीं आनी चाहिए। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे फिर से कहां पर, अपने मोलर हीट कैपेसिटी पर, किसमें, सीपी और सीबी। तो आपका मोनो है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, क्या लिया गया है उसके अंदर, उसके बेस पर आप इस तरह से बता सकते हो। और टोटल इंडिपेंडेंट तरीके जिससे कोई भी हीट एनर्जी का वो कर सकता है, वो आपका आएगा 3n। n क्या है, उसमें एटम के नंबर। आप बताओ मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, यही तो यूज करते हो। डाई एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, कितनी होगी, 5। 5। अरे डाई एटॉमिक है 6, टोटल 6, अरे वाइब्रेशनल भी तो काउंट हो रही है। अब आपको मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में या फिजिक्स में अपने लेवल पर वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना है, तो वाइब्रेशनल हटा देना। वैसे वाइब्रेशनल को भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पर वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी फार्मूले हैं रटे रटाए, वो आपके आप रट्टा मान लेते हो और फिर गलत होने के चांस बन जाते हैं। सर, हाँ भाई, सर टेम्परेचर को हाई करने पे सर इसमें डायटोमिक्स में सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 भी सर ने बताया था होता है। क्या चीज बेटा, सर इसमें नहीं, फिजिक्स में हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बताया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा डायटोमिक का। नहीं, आप जो फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स को इससे मिक्स ना करें, यस क्योंकि सर। हमने कहा नहीं कि हर उसमें जो कंसीडर किया गया उसका पैरामीटर अलग अलग है, बात समझे। लेकिन केमिस्ट्री में जब आप आओगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को केमिस्ट्री के कंसेप्ट से हल करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन को फिजिक्स के कंसेप्ट से हल करना है, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोड़ उठेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो वो एक्सेप्ट करता है, केमिस्ट्री में हो सकता है वो एक्सेप्ट ना होता हो, या जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो फिजिक्स एक्सेप्ट ना करता हो, क्योंकि उसका एक ही लॉजिक है, क्योंकि क्वांटम जो इन्वॉल्व हो जाती है उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। इसीलिए जितना कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में सिखाएं, आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी को फॉलो करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज नहीं करोगे अपने नीट और आईआईटी के सवालों में, क्योंकि उसे यहां पर सिग्निफिकेंट माना नहीं गया है। बात समझ में आपको, चलिए। लेकिन अगर पूछता है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर अड़ी जाए सवाल पे, तो उसका आंसर ये होगा। आप देखो ध्यान से, हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं, क्या सीपी और सीबी, इसका एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, वो रिलेशनशिप हम आगे सिखाएंगे भी। क्या होता है, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू एन आर। इसे कौन सा इक्वेशन मानते हैं, मेयर इक्वेशन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर। अगर एन 1 मोल हो जाए, इफ एन इक्वल्स टू 1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीपी बड़ा होता है किससे, सीबी से, तभी तो सीपी से सीबी को घटाते हैं तो आर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी क्या हो जाएगा, सीबी प्लस आर।
ये आपका आया। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग इनकी बात करेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अभी जो मामा की बात चल रही थी, दोनों हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं मामा, गामा। इसका मतलब अगर मैं गामा से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सीबी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अब हम किस पर आ रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से चाहते हैं इनको, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सीबी की वैल्यू होती है वो एफ आर बाई 2 ये होती है। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एफ क्या है, डिग्री ऑफ, कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल टीडीएफ, जिसमें क्या नहीं काउंट होना है, वाइब्रेशनल काउंट नहीं होगा, केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा। अब जैसे अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि क्या मोनो एटॉमिक अगर वो है सिस्टम मोनो एटॉमिक, क्या उसके लिए सीपी सीबी और ये सारी चीजें आ सकती है हमारी, निकाल के बताइए फटाफट। देखो हमने कहा फॉर मोनो एटॉमिक, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप करो। तो आपने कहा जो सीबी होगा, इसमें अभी आपने बोला है कि मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। यस सर। 3 होती है। रोटेशनल क्या होता है, 0। वाइब्रेशनल भी हम लोग कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ के स्थान पे क्या रख दिया जाए, 3, और यहां क्या रख दिया जाए, आर, यहां क्या कर दिया जाए, इसका मतलब क्या 1.5 टाइम्स ऑफ आर। यस सर। देखो आर का 1.5 टाइम्स, ये आपका होता है सीबी। किसके लिए, हमारे इसके लिए। आपने कहा सीबी तो निकल आया सर, आप क्या निकाल दो मोनो एटॉमिक के लिए, आप निकाल दो सीपी। तो हमने कहा कोई टेंशन मत लो, अभी निकलेगा। क्या करेंगे आप, आपने कहा सीबी प्लस आर करना है तुमको, तो सीबी प्लस आर जब करोगे तो भैया ये 3/2 आर और प्लस 1.5 सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा, अरे 1.5 ही और यह 2.5 क्या आर, इसको कैसे लिख दिया जाए 5/2 आर, क्योंकि एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या गामा निकल सकता है इसके लिए, गामा देखो सीपी बाई सीबी, आपने कहा 2.5/1.5, ये तो आया, आर आर कट जाएगा, तो 2.5/1.5 कितना आया, 5/3 का मतलब 3 एक अन्नम 3, 1 4, 3 त्रिका नहीं, क्या आप लगभग यही यूज करते हो, मामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए रटते हैं। अब आप रटिएगा नहीं, मामा की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। जनरली आपके लिए मोनो एटॉमिक ही केस रहता है, लेकिन अगर उसमें डाई एटॉमिक लगाया तो मामला बदल जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही तुम इसका निकालो, देखिए डाई एटॉमिक के लिए क्या करोगे, अगर मैं डाई एटॉमिक के लिए करूं फॉर डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक कैसा होगा, डाई एटॉमिक तो आप जानते ही हैं, तो यहां लीनियर और नॉन लीनियर की कोई बात आई नहीं। तो इसके लिए आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग लेते हैं रोटेशनल, और उसको लेके चलिए आप देखिए, आपका ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल कितना 2, यानी 5, यानी आपने यहां पर यूज किया कि हम लोग 5 यूज करेंगे, तो सीबी की वैल्यू क्या होगी 5/2 आर, यानी 2.5 आर हो गया। अब आपने बोला कि सीपी क्या हो जाएगा, फिर आपने कहा सीबी प्लस आर, इसका मतलब क्या 2.5 आर प्लस आर कितना
3.5 आर। 3.5 आर का मतलब क्या आ गया। अब अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि इसका मामा क्या होगा, बटा क्या, हाँ 2.5, कितना होगा 7 आप निकाल लो कितना है यहां, 1.4 ज्यादा यूज करते हो आप, तो 1.4 किसके लिए, डाई एटॉमिक सिस्टम के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके लिए, क्या यही चीजें लागू हो जाएंगी किसके लिए, पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए, यानी ये चीज फॉर डाई एटॉमिक, और क्या कर सकते हो पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए। क्लियर, तो अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है, अगला क्या, फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, इसके लिए बात करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा इसमें, आप बोलते हैं 3 ट्रांसलेशनल और 3 आपका रोटेशनल, तो इसके लिए जो सीबी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 6/2r, यानी 3r। अब अगर बात करते हो सीपी की तो 3r + r यानी 4r। अब अगर आप बात करते हो इसके लिए मामा की तो 4/3 आप लिखोगे 1 पॉइंट। क्लियर, तो क्या यही चीज आप पाते हो मामा वगैरह की वैल्यू, तो मामा की वैल्यू गामा की वैल्यू जो भी है आप इस तरह निकालोगे, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रट्टा मारोगे तो उड़ोगे। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जिसमें एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे किस पर, एंट्रोपी पर, और एंट्रोपी डिफाइन होने के बाद आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो लगभग लगभग क्या हो गई, खत्म। और फिर हमारी शुरू हो जाएगी थर्मोकेमिस्ट्री, जो एक लेक्चर का काम उसमें भी है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी। अभी तो टाइम है आपके पास, हम लोग बात कर लेते हैं एंथैल्पी फंक्शन क्या है। ठीक है, इसको उतारो, इसको मैं मिटाऊं। एनसीईआरटी खत्म होती जा रही भाई, एनसीईआरटी खिंच रही। थर्मोडायनेमिक्स से आसान कुछ है, कोई चीज नहीं। इसलिए इस बार टेस्ट में आपका ये है थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी फंक्शन। इंटरनल एनर्जी को मैं पहले दिन समझा चुका हूं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन बतानी हो तो आप क्या बोलेंगे कि अगर आप किसी भी सिस्टम की हीट को मेजर करते हैं, जो हीट एक्सचेंज को मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वही एंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। यानी आप कह सकते हो कि क्यूपी वही आपका क्या है, क्लियर। यानी जो हीट है अगर उसे आप कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर करते हो किसी सिस्टम के लिए, तो वो उसका एंथैल्पी फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, एंथैल्पी फंक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, दैट मीन्स एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन is not possible. B, only measure the change, that will be, अगर आपसे कह दिया है डेल्टा एच क्या होगा तो बोलेंगे H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। और मैंने आपको सिखाया था कि इंटरनल एनर्जी भी क्या था, स्टेट फंक्शन था हमारा। ठीक है, तो ऐसे में अगर यहां पर हम लोग बात करें कि स्टेट फंक्शन अगर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ओवर सर्कल, क्या
दिस, तो क्या हो जाएगा? 0। कैसे? ये आपका है, अगर आपने कहा कि ए, आपने कहा बी, आपने कहा ये किया और ये किया, कोई भी हो आपका, क्या हम यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट करके देख रहे हैं? अगर इंथैल्पी के लिए होता तो प्रेशर क्या रहता? कांस्टेंट। लेकिन इसमें प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ हमारे लिए यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा। देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर क्या रहना चाहिए? तो कौन सा लाइन वाला? ये वाला जो चलता था स्ट्रेट वाला, वो हम लोग चलेंगे। क्लियर? तो यहां पर इसकी जब बात करेंगे तो ये होता है। अब देखो न्यूमेरिकल डेफिनेशन अगर इसकी हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। न्यूमेरिकल आप कह सकते हो बाई न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, बी गेट क्या मिलेगा आपको? ये रिलेशनशिप मिलता है H इक्वल टू यू प्लस पीबी। क्या मिलेगा? एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और वर्क के समेशन के बराबर होता है। क्लियर? हमने कहा चूंकि ये आपका स्टेट फंक्शन है तो आप एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन तो आएगा नहीं, हम लोग क्या मेजर करेंगे? चेंज। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? लेट H1 इज enthalpy of state 1 and H2 is enthalpy of state 2। यानी 1 से हम 2 पर जा रहे हैं। अब बताओ कैसे क्या किया जाए इसमें? आप क्या क्या कर सकते हो? आपने कहा कि H2 माइनस H1 का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? आप कह सकते हो U2 प्लस PV2। हमने P को क्यों नहीं चेंज किया? प्रेशर कांस्टेंट है। ये हो गया। माइनस क्या करोगे? आपने क्या कहा? U1 प्लस PB1, ये किया। आप इसको वो कर लीजिए, H2 माइनस H1, ये आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा H। U2 इसको इधर ले आओ तो ये आपका क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 और प्लस मैंने किया, आप P कर लो, B2 माइनस क्या? B1। इसका मतलब डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस क्या? P डेल्टा P। क्लियर? और P डेल्टा B को हम लोग लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, P डेल्टा B इक्वल्स टू डेल्टा NG RT। NG क्यों लगाया? गैसियस जो हैं स्टेट में उनके मोल का डिफरेंस, उनके मोल का डिफरेंस। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा NG RT। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में रिलेशनशिप, ठीक है? इससे आप यहां पर कोई भी वैल्यू दी गई हो तो दूसरी निकाल सकते हो। उतरो। क्या कुछ नया पढ़ाया मैंने? कोई चीज नया बताया? हाँ हाँ हाँ। किसमें? किसमें?
यहां पर जब टेम्परेचर आपने चेंज किया तो आपने कहा किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके फिक्स हो गया होगा ना, नहीं समझे? क्योंकि हमने यहां पर जो लगाया है, हमने कहा कि वॉल्यूम का चेंज है, तो आप इसको डायरेक्ट पुट करिए डेल्टा एनजी, बहुत मत सोचिए इस पर, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एनर्जी जो जा रही है अंदर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। पिस्टन उस्टन लगा के प्रैक्टिकली सोच लो ऐसे कि जो हीट गया, एक चीज बताओ, आपने कभी वो नहीं पढ़ा, क्या करते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पढ़ते हो? क्या होता है? आपने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, दोनों से जलो, किससे खतरनाक होगा? भाप से, जबकि टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है नहीं सेम है? अब मालूम में अंतर आया नहीं आया? देखिए आपके हर प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। यानी अब अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग कर रहे हो तो अब जो भी हीट जा रही होगी अंदर वो गुप्त हो जा रही है, फेज का ट्रांजिशन हो गया भाई, स्टेट 1 से स्टेट 2 में नहीं चला गया। जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उस पर ले जा करके हायर क्लासेस में वो इसी तो अप्लाई होता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वो नहीं है, ठीक है? आईआईटी में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन अब उतना नहीं है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, दूसरी चीज ध्यान दीजिए, यूनिट में आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कह दूं, एक क्वेश्चन कह दूं, क्या, कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर गिवन, ये आपका था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कंपटीशन में, मैं वहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक? और इसका जो डेल्टा एच है वो बताया गया माइनस किलो जूल। क्लियर? आपके लिए कह रहा है कि इसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट दिस। और टेम्परेचर इसने बोला है कि जो टेम्परेचर है आपको इसने कहा कि 298 केल्विन, हमने वो ले लिया रूम वाला। हाँ, अरे 298 मैंने मान लिया, आपसे कुछ भी हो। हाँ, मतलब रटा रटा है ना? हाँ, गुड़ा भाग न करना पड़े, चलो तुम्हारे लिए कर देता हूं। लेकिन ये जो मेजर किया गया है ये फिक्स वैल्यू दे रहा है ना, हो सकता है इसमें भी इधर उधर हो, तो 298 पर ही उसने किया है। 298 मतलब 273 में 25 जोड़ा है। हाँ, इसी पर कैलकुलेट करना है, सवाल तो यही आया था। डेल्टा एनजी क्या है? गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के मोलों में डिफरेंस, टोटल मोल में डिफरेंस। डेल्टा एनजी निकालना जान जाओगे, आंसर आसान हो जाएगा। देखो यहां पर सबसे पहला काम क्या किया आपने कि ये आपका प्रोडक्ट है, आपने कहा ये स्टेट 2 मान लो, यानी फाइनल, आप इसको फाइनल भी मान सकते हो, यानी प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट। और ये तुम्हारा क्या है, तो डेल्टा एनजी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस, ये कहना जरूरी है, गैसियस
प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, बस डेल्टा एनजी तुम्हें मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना होगा? आपने कहा 2, यानी 2 माइनस आपने कहा 3 + 1, क्या हो गया? डेल्टा एनजी क्या आ गया? बस आप फार्मूले में रख दो, आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपने यही किया है, अगर नहीं किया है तो गलत है। आपने किया है, फार्मूला लगाया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही आपका मास्टर इक्वेशन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में ये रिलेशनशिप देता है। फिर मैंने कहा डेल्टा एच आप इसके लिए लगाओ, इस वाले इक्वेशन के लिए, क्योंकि रिएक्शन तो ये है तुम्हारा, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू इसने क्या दिया है? यूनिट साथ में लिखे रहिएगा, कुत्तों से सावधान। आप क्या करेंगे? डेल्टा यू तुम्हें नहीं मालूम, आपने क्या किया? प्लस, और डेल्टा एनजी कितना है? -2, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस हो गया 2 N2 क्या किया जाए? आरटी, आरटी कितना रखोगे? 8.314, क्या होता है ये? जूल। और क्या लिखते हो? यानी मोल इनटू क्या? केल्विन। यहां क्या है? मोल। अरे भाई 2 मोल का डिफरेंस आया ना, तो मोल यहां है, मोल यहां है। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर रखो 298, क्या? केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर ये किलो जूल में था और ये जूल में है। इसको क्या किया जाए? जूल में कन्वर्ट करो, किलो जूल में। क्या करना चाहिए इसमें? हमें क्या करना चाहिए? 1 किलो जूल बराबर कितना जूल? देखो, अब हमने कहा कि ये माइनस, इसको ऐसे रखो किलो जूल, और यहां पर जो भी कुछ बना वो आया जूल में टर्म आ रहा है, यानी 2 × 8.314 × 298, क्या? इसको क्या कर दिया जाए? 1000 से डिवीजन करो। अब क्या ये बदल गया आपका? अब तो आ गया ना किलो जूल में, तो बस डेल्टा यू की वैल्यू आएगी नहीं। डेल्टा यू कैसे आएगा? क्या आएगा? -92.36 यूनिट, दोनों की सेम सेम, तो किलो जूल में भी आ जाएगा। और ये इधर से लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस क्या? 14298/1000, और बाहर लगा देना क्या? दिस इज योर आंसर। कितना साल वो किया है? जो भी आया, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस में या किसमें? कोई दिक्कत आई? तो इस तरह यूनिट वगैरह का भी ध्यान रखेंगे। अगर यूनिट आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। दूसरी चीज देखो, अगर मान लिया जाए कि रिएक्शन टाइप बदल जाए, जैसे ये रिएक्शन दे करके ही पूछेगा, अगर मान लो रिएक्शन टाइप इसने बदल दिया, तब तुम क्या करोगे? जैसे मान लिया जाए कि कोई एक्सप्रेशन आपको लिखना हो, जैसे सपोज करो इसके लिए आपको रिलेशनशिप बनाना हो, आपने कहा कि H2 + I2, और आपने कहा 2HI, हाइड्रोजन हाइड्राइड गैस, ये भी है। आपने कहा कि इसके लिए डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होगा? हमने कहा आप लिख सकते हो, किस फार्मूले से? उसी फार्मूले से। प्लस डेल्टा NG पता करो, 2 इधर, 1 + 1 इधर, 2 - 2 0, इसका मतलब 0 × क्या? तो ये फैक्टर क्या हो गया? इसका मतलब इसके लिए जो डेल्टा H होगा वही डेल्टा U होगा। कोई आफत? तो कुल मिलाकर के आप डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां प्लस होगा या माइनस होगा, यह डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कौन सा है।
क्योंकि वहां पर हम इसी को यूज करेंगे। अगर इसी तरीके से मान लो तुम्हें ये दे दिया जाए, अभी एक क्वेश्चन इसके ले दिया जाए, जैसे आपका CaO3 सॉलिड है, आपने कहा इसको गर्म किया गया होगा और ये CaO सॉलिड में और प्लस CO2 गैस, आपसे कहा गया डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन लिखो, क्या होना चाहिए? देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे आप। इधर बताओ कोई गैसियस मूल है, गैसियस रिएक्टेंट है? नहीं, इधर है, तो 1 माइनस 0, तो यहां क्या हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू क्या, इसका मतलब इसके लिए रिलेशन आ गया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, कोई दिक्कत? ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई, मेयर इक्वेशन आप पढ़ ही लियो, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अब हम लोग देखते हैं कि इंथैल्पी फंक्शन एज आ स्पॉन्टेनिटी फंक्शन, यानी अगर हमें स्पॉन्टेनिटी किसी प्रोसेस का ये बताना हो कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई असिस्टेंस लग रहा है। इसको अगर पता करना हो और एंथैल्पी फंक्शन को क्राइटेरिया बना ले, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सभी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होती हैं वो आपके क्या हैं, स्पॉन्टेनियस, और जो एंडोथर्मिक होंगे वो आपके नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इस पर क्या हुआ, कुछ रिएक्शन ऐसे थे जो आपके एंडोथर्मिक तो थे लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हो रहे थे। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इसे अकेले एंथैल्पी फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यहां पर छोड़ दिया जाए। आज देखिए मैंने पूरा का पूरा टॉपिक क्या कर दिया, आपका खत्म कर दिया। अब हमारा शुरू हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये सारी चीजें, बस उसी में 1-2 लेक्चर और लगने हैं, यानी ये कम से कम 10 से 12 लेक्चर का प्लान था ही थर्मोडायनेमिक्स, और हम लोगों ने खींच लिया। कल अगर आप कुछ और पढ़े होते तो आज की डेट में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री भी निपटा चुके होते, कुछ था ही नहीं, हेसेस लॉ वगैरह करा देता आज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। कल की क्लास की सूचना हम आपको देंगे, ठीक है, कि होगी या नहीं होगी। कल की क्लास के लिए तैयार रहें फिलहाल। चलिए, ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।